अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेव एंड इन्वेस्ट। हम अपनी नई वीडियो के लेकर आए हैं आज के दिन, जो कि रिलेटेड है कंपाउंडिंग से। हम बार बार एक वर्ड को यूज़ कर रहे थे अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। कंपाउंडिंग एंड ये क्या होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है, गेटिंग ज़ीरो वर्सेस गेटिंग समथिंग। कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर ज़ीरो मिले या कुछ उसके बदले हासिल हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा। इसकी एग्जांपल हमने पिछली तमाम वीडियोस में ऐसे ली थी कि अगर आपका एक टेस्ट हो रहा हो और टेस्ट के अंदर आपका ज़ीरो आ जाए या एक 5 नंबर्स आपको मिले, तो आपको इनमें से अच्छा कौन सा लगेगा। ऑब्वियसली आपको अच्छा जो लगेगा वो 5 ही लगेगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि एसआईपी क्या चीज़ है। एसआईपी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये खुद कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने एक सर्टेन डेट सेलेक्ट कर ली अपने लिए और फिर उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब वो एक दिन भी हो सकता है, वो एक महीना भी हो सकता है, वो एक साल भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक दिन छोड़ एक दिन भी हो सकता है। बस मकसद ये है कि आपने एक पैटर्न डिसाइड किया और उसके बिहाफ पे आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अमाउंट भी फिक्स होगी और वो जो एक पैटर्न होगा जो आपके डेज का होगा वो भी फिक्स्ड होगा। तो ये होता है एसआईपी। थर्ड पॉइंट हमारा है वन टाइम, जो कि नाम से ही काफ़ी वाजह है। इसके अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही दफ़ा में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो वो हम एक ही दफ़ा में म्यूचुअल फंड में या किसी भी बिजनेस पे रख सकते हैं। इससे पहले जो हमने 3 पॉइंट पर बात की वो भी तमाम बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी अप्लाई होती है। कोई भी बिजनेस आपसे पेशेंस मांगता है, सब्र मांगता है, क्योंकि बगैर सब्र के कोई भी फल आपको मीठा नहीं मिल सकता। आपको सब्र करना होता है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रियल एस्टेट में काम किया हो और वेरी नेक्स्ट डे आपको उसका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन जब आप उसको थोड़ा ठहर के सब्र के साथ लेके चलते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो उससे भी अच्छा हो जाता है। सो गेम ऑफ पेशेंस है ये सारे का सारा। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कैसे चलें, तो हमेशा कोई ना कोई गोल सेट करना पड़ता है आपको। अगर आप गोल को सेट नहीं करेंगे तो आप अनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, जो कि कभी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल के बाद आपने गाड़ी लेनी है, तो उस गाड़ी को लेने के लिए आपको अभी से या तो प्लानिंग करना शुरू करनी पड़ेगी, या आप सर्चिंग शुरू कर देते हैं, या फिर आप उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं कि आपने आज से इतने देर के बाद एक गाड़ी लेनी है। तो सेम केस आपकी इन्वेस्टमेंट का भी होना चाहिए कि आप उसको प्लान करें कि आपको क्या कितना उसका गेन हासिल करना है, आप क्या चाहते हैं उससे, और उसके हिसाब से उसको हमेशा लेके चलें। तो आपको कोई ना कोई अपना एक पैटर्न, अपना एक प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। अब जो हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट है वो टोटली है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जो हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर बिजनेस पे अप्लाई हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड को भूल भी जाएं तो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हर बिजनेस में अप्लाई हो रहे थे। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। तो हम मैक्सिमाइज कैसे करें, तो वो अभी मैं आगे चल के आपको एक्सेल शीट के ऊपर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे उसका जो गेन है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और उसी का नाम है कंपाउंडिंग। अगर मैं आपको वैसे ही समझाऊं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की, उसका जो रिटर्न जनरेट हुआ वो रिटर्न ऑटोमेटिकली उसी बिजनेस में जाके री इन्वेस्ट हो गया, और फिर उससे अगला जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो उस पहले वाली अमाउंट प्लस जो आपका प्रीवियस गेन था प्लस, और उसके ऊपर जो मजीद एक परसेंटेज मिली है उसके हिसाब से आपको मिले। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम जाएंगे अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हम पहले उसी को डिफाइन करेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या लिया है कि 1 साल के टेन्योर के ऊपर मैंने इसको कैलकुलेट किया है। साथ में मैंने एक्सपेक्ट ये किया है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 की होगी, विच मीन्स 10,000 पर मंथ। और आपने उसे वन टाइम मतलब 10,000 पूरे साल जोड़े, 10,000 करके, और देन साल के एंड पे, मतलब अगर हम इसी डेट को लेके चलें जो एक्सेल शीट के अंदर लिखी हुई है, तो आपने पूरे 2021 में बैठ के पैसे जोड़े और ठीक 1 जनवरी 2022 को 1,20,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे बात हो रही है
कि आपने इन्वेस्ट कहाँ किए। तो आपने किए एक रिस्क फ्री मनी मार्केट फंड के अंदर। अब मनी मार्केट फंड क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं ऊपर कार्ड में लिंक ऐड कर दूंगा अपनी वीडियो का, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, तो आपको उस वीडियो के अंदर तमाम टाइप्स पता लग जाएंगी। सो हम इधर जो बात कर रहे हैं वो टोटली रिस्क फ्री मनी मार्केट फंड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे चल रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं कुछ अजम्पशन लेके चलूंगा। तो इन्वेस्टमेंट की अजम्पशन मेरी ये है कि 1,20,000 मैंने इन्वेस्ट किए और रेट ऑफ रिटर्न जो है मेरा है 13%। मिलता कैसे है ये रिटर्न? ये मिलता ऐसे है कि आपको नेफ की सूरत में मिलता है। वंस अगेन, अगर आपको नेफ का नहीं पता तो उसका भी मैं ऊपर कार्ड में लिंक ऐड कर दूंगा, वो वीडियो में लाजमी देखें, तो आपको उससे आइडिया होगा कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं, मतलब आपको रिटर्न कैसे देते हैं, मतलब कैश में देते हैं, किस तरीके से रिटर्न करते हैं। तो 13% का रिटर्न मिलता है, लेकिन वो रिटर्न हमेशा डेली बेसिस पे होता है। नेफ डिसाइड होता है ऑन अ डेली बेसिस और मिलता भी ऑन अ डेली बेसिस ही है। अब हम देख लेते हैं कि हमने कैसे इसको वैल्यूज़ को इनपुट किया। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 1 साल के लिए, 1 जनवरी 2022 को हमने 1,20,000 पर डाल दिए। मैं रिटर्न जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है वो किया है 13% का। सो 13% के हिसाब से आपको जो रिटर्न जनरेट होगा वो 42 रुपीज़ का होगा, मतलब 42.74। अब देखने को तो ये बहुत ही छोटा है और आप कहेंगे इसमें से दो रोटी भी नहीं आ सकती भी इन हालात के अंदर, लेकिन वेट, आगे चल के ये स्टोरी बदल जाएगी। सो जो रिटर्न जनरेट हुआ 31 जनवरी 2022 को, मतलब पूरा एक महीना गुजारने के बाद, तो टोटल वैल्यू आपके एसेट की हो गई 1,20,042 रुपये। अब इसी को आप कंटिन्यू करते हैं जैसे कंपाउंडिंग में हमने डिफाइन किया। अब ये अमाउंट वापस री इन्वेस्ट हो गई और अब नेक्स्ट जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो उससे ज़्यादा का होगा। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या सिर्फ 1 पैसे का इजाफा, ये भी कोई इजाफा हुआ। लेकिन वेट, कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो ठहर के ही आता है, जब भी मैंने कहा ये गेम ऑफ पेशेंस है। अब आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट बनती जा रही है ऑन अ डेली बेसिस, वो अब हो चुकी है 1,20,085 रुपीज़। ये बात हो रही है हमारी 2 जनवरी की, क्योंकि ये जितने भी जो कैलकुलेशन है ये ऑन अ डेली बेसिस चल रही है। सो हम अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि पूरे 1 साल के बाद क्या हुआ। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि जो एक छोटी सी अमाउंट थी वो बड़ी होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता 50 रुपीज़ की रिटर्न पे शिफ्ट होती जा रही है। अब 31 दिसंबर आ गई। अब आपकी टोटल वर्थ हो चुकी है 1,36,656 की। अब हम देख लेते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिला और एजम्पशन ये करते हैं कि हमने 31 दिसंबर को ये ट्रांजेक्शन, मतलब अपने जितने भी पैसे थे हमने बाहर निकाल लिए। तो जो रिटर्न जनरेट हुआ वो 13.88 का हुआ। अब आप अब अगर गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि रिटर्न रेट तो हमने 13 रखा था, तो फिर ये 13.88 कैसे जनरेट हो गया एंड में। तो ये है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ने क्या किया कि जो भी आपका रिटर्न जो डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा था वो पिछली वाली अमाउंट में जाके सम हो रहा था, और फिर जो अगला उससे जनरेट हो रहा था वो उस वाली उसके हिसाब से हो रहा था जो कि प्रीवियस वैल्यू थी, जो कि अपडेटेड वैल्यू थी। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है। अगर हम इसको लंबे टेन्योर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो ये और भी बढ़ जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो 1% इंक्रीज होने में सिर्फ 0.12 का डिफरेंस रह गया, वरना ये 14% हो जाता। इन टर्म ऑफ रुपीज़ की बात करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल थी 1,20,000 रुपये, और उस पर जो आपको टोटल वैल्यू विच मीन्स आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस जो प्रॉफिट मिला वो हो गई मिला के 1,36,656 की। इन रुपीज़ की अगर डिफरेंस की बात करें तो 16,656 का आपको प्रॉफिट मिला, और गेन की बात करें तो 13.88% का गेन मिला। अब इस गेन को आप मजीद भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि टैक्स क्रेडिट के थ्रू। अगर आप एक सैलरी क्लास पर्सन है तो आपको टैक्स क्रेडिट लेना ही चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है तो उसके भी मैं ऊपर कार्ड में लिंक ऐड कर दूंगा, वो वीडियो तो आप लाजमी देखें, उससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और ये जो प्रॉफिट है ये बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने उस वीडियो के अंदर आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाई हुई है कि ये प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है और किस हद तक बढ़ सकता है। अब हम चले जाते हैं कि वन टाइम नहीं, अब हम करना चाहते हैं अपनी जेब के मुताबिक। जेब के मुताबिक ऐसे कि अब मेरे पास भाई 1,20,000 रुपये नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ? आप अब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार ये होगा कि आप एक गोल सेट करेंगे। जो मैंने एजम्पशन यहाँ पे रखी है वो ये रखी है कि हर महीने की पहली तारीख को आप 10,000 रुपये सबमिट करवाएंगे, और ये जो है आप 1 जनवरी 2022 से ही शुरू करेंगे। अब हुआ ये कि पहले महीने आपने 10,000 रुपये सेव किए और उसको सबमिट करवा दिया। प्रीवियस वैल्यू आपकी जीरो थी। अभी मैं समझाता हूँ प्रीवियस वैल्यू क्या है। सो जो प्रॉफिट जनरेट हुआ 31 जनवरी को वो हुआ 106 का। अब
वो जाके जो टोटल आपकी वैल्यू हो गई वो 10,106 हो गई। नेक्स्ट मंथ आपने अगेन 1 फरवरी को 10,000 पे दोबारा सबमिट किए, तो प्रीवियस वैल्यू 10,106 की पड़ी हुई थी अकाउंट में। तो ये दोनों सम हुए, इनका एक प्रॉफिट निकला, वो प्रॉफिट जो है वो वापसी जाके इसमें ऐड हो गया। इसी तरीके से ये मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप आ गए हैं अब 1 दिसंबर 2022 को। अजम्पशन वही है कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट की। अब 31 दिसंबर 2022 को आपने पैसे निकाले, तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका गेन है वो थोड़ा सा इन टर्म ऑफ परसेंटेज लूज है, मतलब कम है। ये क्यों कम है? ये कम इसलिए है कि अगर हम टेक्निकली आप इसको गौर करें, तो आपको जो पहले 10,000 रुपये थे उनको पूरे 1 साल रहने का मौका मिला एज ए इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो सेकंड 10,000 रुपीज थे उनका एक महीना महीना माइनस हो गया, एंड सो ऑन। जो लास्ट थे उसको तो सिर्फ 30 दिन का टाइम मिला, लेकिन स्टिल आपको 7.22 का परसेंटेज का रिटर्न मिला। अब ये थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता था ये परसेंटेज, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने इसको डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इसको ऐसा assumption की है कि महीने के एंड पे आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये परसेंटेज थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। अगर आप टोटल वैल्यू की बात करें, तो साल के एंड पे आप सेल के एंड तक आपने 1,20,000 रुपये ऐड किए, और आपको रिटर्न जो मिला, मतलब आपका जो बेसिक अमाउंट था प्लस जो आपकी प्रॉफिट था, वो टोटल मिला के हो गया 1,28,669 का। रुपीज़ में गेन की बात करें तो 8,669 मिले, और प्रॉफिट गेन की बात करें इन परसेंटेज तो 7.22 का मिला मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। अगर इसका डेली बेसिस पे करेंगे तो पहले बता चुका हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब हम लेके चलते हैं कि ईयरली बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें, वो तो था मंथली बेसिस। यहाँ पे कहानी डिफरेंट हो जाती है। एजम्पशन वही है कि डेली बेसिस में मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैंने यही एक्सपेक्ट किया कि अब साल के एंड पे जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब मैंने मंथली भी नहीं छोड़ा, मैंने साल को ही ऊपर उसको मैप कर दिया। तो लेकिन स्टिल आपको जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। वो कैसे? वो ऐसे कि देख सकते हैं आप, 1,20,000 मैंने 1 जनवरी 2022 को ही सबमिट किए, उसके बाद मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया। 31 दिसंबर 2022 को मेरे अकाउंट में होगा 1,35,600। ये कैसे हुए? ये ऐसे हुए कि मुझे जो परसेंटेज 13% का जो गेन मिला वो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मिल गया। अब ये टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 1,35,600। वेरी नेक्स्ट ईयर मैंने 2023 को 1 जनवरी को ही 1,20,000 दोबारा ऐड किए। अब जब 2023 का 31 दिसंबर आएगा, तो टोटल वर्थ हो जाएगी 2,88,828। सो ऑन, ये चलते चलते 5 साल गुजर गए। यह मैंने एजम्पशन ली है कि मैंने 5 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर हम गेन देखें तो आपको अच्छा लगने लगेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी थी 7,20,000 की, लेकिन जो टोटल वैल्यू आपको मिली, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपका प्रॉफिट है, वो मिला के मिल रहा है 11,28,558। अगर गेन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की बात करें तो 4,08,558, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो 56% का प्रॉफिट है। सेम कि मैंने इधर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं की, ये अब ईयरली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे भी नहीं। लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि 56.75% का जो है वो गेन दिख रहा है। अब अगर इसके साथ आपने टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया, तो फिर हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किस हद तक जो है ये प्रॉफिट गेन बढ़ जाएगा हमारा। ये एक अच्छी अमाउंट आपके हाथ लग जाएगी। अब भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी क्यूरी हो जो कि आपके जहन में आ रही हो और आप पूछना चाहते हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे तक भी पहुँचे। अगर क्यूरी का जवाब बहुत छोटा सा होगा तो मैं उधर ही दे दूंगा, वरना मैं उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ताकि वो इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच जाए और सबको उससे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।